तो नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 1-2 माह में हमने जो वीडियोस आप सब तक शेयर की थी, जो कुछ सोशल कॉज को लेकर आप सब ने उसको अपार प्रेम और स्नेह दिया था। आप सबका मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी आए थे उन वीडियोस के लिए कि ऐसे ही आप वीडियोस बनाते रहें। आज हम किसी सोशल मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में नहीं हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन के 21 एक मिनट है, ये तो फिर से वो कर देना, रंजी चल दे, मैं एडिट कर दूँगा। आज एक ऐसे व्यक्ति को लेकर हम आप सबके सम्मुख आए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 21 साल सेना में गुजारने के बाद उसके बाद समाज सेवा का रास्ता चुना। जी हाँ, समाज सेवा का रास्ता चुना। आप देख रहे हैं, फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे साथ हैं संजय कुमार फौजी जी। आपका परिचय देते हुए मुझे इतना गौरवान्वित फील हो रहा है, तो मैं सर का स्वागत करते हुए और दर्शकों से आपको मिलाना चाहता हूं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक आप पहुँचे हैं। हालांकि आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे परिचित हैं और आज जिस जगह पे हम आए हैं, ये जगह लगभग 7-8 साल पहले भी आप इस जगह पे आए थे। उस टाइम पे ये जगह वैसी नहीं थी, लेकिन आज लगभग 8-9 साल के बाद ये जगह एक स्टेडियम के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और उस टाइम पे ये एक ग्राउंड भी नहीं था कि जब आप और हम यहाँ पे मिले हुए थे। आज यहाँ पे लाने का और एक ऐसी जगह पे आपको लाने का हमारा एक विशेष उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को लेकर सर भी हमारे साथ हैं। दरअसल आपने सामाजिक मुद्दों के बारे में बहुत बड़े बातें सुनी होगी। आप लोगों ने कई कार्यक्रमों के बारे में बातें सुनी होंगी जो कि सामाजिक मुद्दे होते हैं। रोड का मुद्दा होता है, रास्ते का मुद्दा होता है, और बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने जीवन के जब 21 साल वो फौज में व्यतीत करने के बाद जब सेवानिवृत्त हुआ, तो आराम से अपनी पेंशन को लेकर आराम से बैठकर इस सिरकोट, जो कि एक बड़ा नगर बन चुका है, एक शहर बन चुका है, जहाँ शहर जैसी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को ग्रहण कर सकता था। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद उस व्यक्ति ने समाज सेवा का रास्ता चुना। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शनि मंदिर, भगवान शनि मंदिर का मंदिर है, भगवान शनि का। और श्रीनगर जो श्रीकोट का है, इकलौता शनि मंदिर है। और मुझे बताते हुए ये भी गर्व हो रहा है कि ये सर के द्वारा ही, उनके प्रयासों के द्वारा ही ये मंदिर बन पाया है। तो सर, सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम जिस व्यक्ति को लेकर सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं, मैं चाहता हूं एक अपनी यात्रा के बारे में बताएं आप, सूक्ष्म यात्रा के बारे में, जिस तरह से आप सिरकोट या यहाँ अपने बचपन के बारे में, उसके बाद जवानी के बारे में, फिर फौज के दिनों के बारे में। और हम चाहते हैं, क्योंकि विस्तृत चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, अब उस कार्य पे भी हम आएंगे कि क्यों हम इस कार्य को इतना बड़ा कार्य करें। तो सर, बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आपका जीवन रहा। बेसिकली सिरकोट गंगा नाली ये मेरी मातृभूमि है। इसी सिरकोट भूमि में मैंने जन्म लिया है, और यहाँ जो प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पे पहले मैं पढ़ता था। फिर मैंने इंटर कॉलेज में सिर्फ एक ही क्लास पढ़ी, 6th क्लास। और उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, अपने परिवार के साथ मसूरी में भी पढ़ा हूँ, और फिर दिल्ली में मैं ज़्यादातर समय वहाँ पे रहा हूँ। पृष्ठभूमि फ़ौज की थी, तो इसलिए मुझे देश सेवा के लिए मुझे यही लगा कि फ़ौज ही एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे कि मैं देश सेवा कर सकता हूँ। तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता था, और मैंने जो है फ़ौज को ही चुना उस दौरान। 21 साल देश सेवा के बाद
2013 से समाज सेवा के लिए झोंक दिया है, तो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कुछ खास होगी, उसका जो बचपन रहा होगा, उसका जो घर का माहौल रहा होगा कुछ खास होगा। तो जैसा कि फौजी जी ने आपको बता दिया है कि उनका जो किस तरह से पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने बता दिया और सिरकोट श्रीनगर के बारे में बता दिया। अब आपने, क्योंकि फ्रेम चेंज हो चुका है और आप मंदिर के फ्रेम को देख रहे थे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे एक बढ़िया सा और हरियाली युक्त और बढ़िया साज सज्जा से सजा हुआ बढ़िया से कुछ कोर्ट बने हुए यहाँ पे, वॉलीबॉल वगैरह, फुटबॉल कोर्ट, एक ग्राउंड देख रहे होंगे। हालांकि ये ग्राउंड आज से 5-6 साल पहले ऐसा नहीं था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस ग्राउंड के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि इस ग्राउंड के जो दशरथ मांझी हैं, इस ग्राउंड के जो भगीरथ हैं, वो हमारे सामने हैं। तो सर अब सीधे टू द पॉइंट पे हम आते हैं, और जिस ग्राउंड पे, जिस खेल मैदान के लिए आपने पूरी एक जंग लड़ी है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि एक विस्तृत आप दर्शकों तक पहुंचाएं जानकारी। इस खेल ग्राउंड को बनाने का जो मेरे दिल में जो जहन आया, जो मेरे जहन में आया, एक्चुअल में मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, और जब मैं रिटायरमेंट के बाद घर पे आया तो एक दिन की बात है कि कुछ बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे कि हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कौन सी जगह पे आप लोग टूर्नामेंट ये करवाना चाहते हैं? तो ये जो जगह है, इस जगह को हम एक समय पे डाबर कहते थे। हाँ, डाबर। और यहाँ आम के पेड़ और खैर के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज उस टाइम पे जब मैं घर आया तो ये पूरा का पूरा जो जंगल था वो सारा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे मात्र 1-2 पेड़ ही थे जो कि इस जगह को, जैसे पहले घना क्षेत्र था वैसा क्षेत्र ये नहीं रह गया। लोगों ने यहाँ पे अपने अपने हिसाब से लकड़ियाँ पेड़ पूड़ जो भी थे सारे वो सारे ख़त्म कर दिए थे, तो यहाँ पे कुछ था नहीं। तो वो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान ये जगह वैसी नहीं थी कि यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट की। बड़े बड़े पत्थर थे, और आज आप जैसा देख रहे हैं ये जगह वैसी नहीं थी। ये बहुत चट्टानी इलाका था। इसका आधा पोर्शन ये समझ लो कि पूरा चट्टान से था। तो जब मैंने यहाँ पे इस ग्राउंड की शुरुआत के लिए कदम उठाया और यहाँ पे धीरे धीरे जब काम शुरू किया, खुद के पैसे से शुरुआत इस अपने से ही की। यहाँ पे जेसीबी एक पूरे दिन भर जो है जेसीबी चलाई, तो उसको चलाने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, काफ़ी बड़ा ग्राउंड यहाँ पे मिल रहा है और हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने बिल्कुल इसकी जो शुरुआत की यात्रा बताई है वो आपने बताई है। शुरुआत का जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये उठता है कि ज़मीन का सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। आपने कहा कि ये ज़मीन, ये जो जगह थी, यहाँ पेड़ थे, और इतनी बड़ी ज़मीन खाली होना, वो भी 20 शहर में, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सर ये ज़मीन मतलब सरकार की ज़मीन थी कि ये क्या था, इसके बारे में कुछ? हाँ, ज़मीन ये सरकार की ज़मीन थी, और ये महिला वन पंचायत भी यहाँ पे गठित हुआ था सिरकोट में। किंतु गांव का प्रवेश रहा है, लोग लकड़ियाँ जलाते रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे रहे होंगे, पेड़ रहे होंगे, उनको काट कूट के इस पूरी जगह को बराबर कर दिया था। तो जब पूरा ये जगह ही पूरी प्लेन हो गई थी, मतलब कुछ इसमें कुछ पेड़ वगैरह नहीं थे, तो फिर इस जगह का इस्तेमाल खेलने के लिए तो खैर उस दौरान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें बहुत ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, पथरीली ज़मीन थी। तो तब इसको प्लेन करना पड़ा, जेसीबी के द्वारा इसको उस समय प्लेन करना पड़ा। और जब इसमें शुरुआत की गई और जब मैं ये काम करने लगा, तो सोशल मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे काम किए हैं वो मैं सोशल मीडिया में अपलोड करता रहा, और मुझे बहुत से लोगों ने सराहा है
और जैसे जैसे काम बढ़ता गया लोगों ने मुझे यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया है। यहाँ पे सबसे पहले गणेश गोदियाल जी ने इस ग्राउंड को समतल करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी थी। उसके बाद मोहन काला जी द्वारा इस ग्राउंड को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई। यहाँ पे पुरुषोत्तम चौहान जी हैं, बंगाली स्वीट शॉप, आपके द्वारा इस ग्राउंड को बनाने के लिए 75,000 की धनराशि दी गई। बहुत बड़ी राशि, बिल्कुल। और इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से जब मैंने इस ग्राउंड के बारे में बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बैंक के द्वारा जो है गूगल पे भी किया है। और कुछ लोगों ने मुझे जो है खुद बोल करके कि संजय हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमें कहाँ मिलोगे। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए, इस ग्राउंड को बनाने के लिए अपनी तरफ से जो भी धनराशि उनसे बन पड़ी वो धनराशि मुझे दी है। हमने यहाँ पे इस ग्राउंड को बनाने के लिए और इस ग्राउंड को प्रमोट करने के लिए कि ये ग्राउंड हर कोई देखे, हर व्यक्ति देखे और सोचे कि ये जगह आने वाले समय में हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हो सकती है। तो उसके लिए भी हमने पूरा प्रयास किया। यहाँ पर हमने 2017 में समर मेले का आयोजन भी किया था। और ऐसा मेला मुझे भी बड़ा गर्व होता है उस दौरान ये कैसे करके इस तरह के स्टेप उठाए गए। और आज सोचता हूँ कि क्या क्या नहीं किया है यहाँ के लिए। तो हमने 17 दिन का मेला आज तक श्रीनगर में कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, श्रीनगर में इतने लंबे समय तक का मेला आज तक कभी नहीं हुआ है। हमने 17 दिन का मेला यहाँ पे लगाया है। और क्या आप महसूस करते हैं कि कोई मेला बिना पुलिस प्रशासन के हो सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। लेकिन ये मेला बिना पुलिस प्रशासन का हुआ है। इसके अलावा श्रीनगर में GPL गढ़वाल प्रीमियर लीग जो कि सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे हुआ करता था, उसके भी हमने इस ग्राउंड में 11 मैचेस हमने यहाँ पे करवाए हैं। तो एक एथलीट होने के नाते मेरे दिल में ये भावना रही है कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पे आज का परिवेश जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं। उनका अधिकतर समय मोबाइल में अब बीत रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। हम अपने टाइम पे, हमारे पास उस दौरान जब हमारा बचपन था तो हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, तो हम खेलों के लिए जगह तलाश करते थे। यही नहीं कि तलाश करते थे, हम उन जगहों को बनाते भी थे, जैसे पिच बनाना। और उस जगह की अगर झाड़ियां हैं तो उन झाड़ियों को काटना, ये सब हमारा उस दौरान जो है समय पास करने का एक साधन था। हाँ, और उस दौरान हाँ सभी बच्चों का यही था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खेल ही था उस दौरान, बाकी और कुछ हुआ नहीं करता था। आज तो बच्चे खेल भी जो है मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। तो ये सब आज जो देख रहे हैं आप, ये इस ग्राउंड को, ये उन्हीं बच्चों से मुझे प्रेरणा मिली है। जब वो बच्चे यहाँ पे आए और देखा तो तब जा कर के लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो मेरा ये एक टारगेट बन गया था कि मुझे ये काम करना ही करना है। बिल्कुल सर। फ्रेम चेंज करेंगे, हिमांशु फ्रेम चेंज करेंगे, इधर चलेंगे। तो एक ग्राउंड की क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व होता है, अभी आपको सर ने समझाया कि आपको बताया कि क्यों उनको लगा कि ये जो जगह है, ये जगह हमारे युवाओं के लिए उनके भविष्य के निर्धारण में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सर ने अपनी संघर्ष की बातें कही कि किस तरह से उन्होंने इस ग्राउंड के लिए, इस खेल मैदान के लिए धन इकट्ठा किया। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनको, कुछ इसमें राजनीतिक व्यक्ति भी थे, ग्राउंड के लिए राशि प्रदान की। अगर आप लोग फेसबुक से सर के साथ जुड़ेंगे कि अमूमन अगर आप श्रीनगर और सिरकोट के आसपास के लोग होंगे तो हम लोग एक बात भी करते हैं, कुछ लोग बात भी करते हैं कि अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड में अगर संजय कुमार फौजी नहीं सर, तो शायद आपकी जो लिस्ट है वो जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है वो पूरी नहीं होगी। तो सोशल मीडिया के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने भी सोशल मीडिया का
जो इम्पैक्ट रहा है इस ग्राउंड पर वो काफ़ी खासा रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो युवा सोशल मीडिया को कुछ और तरीके से यूज कर रहे हैं आपने, और ख़ासकर वो जब आपने बात की कि हमारे समय में तकनीक नहीं थी, लेकिन आपने उस तकनीक का को ग्रहण किया और उसके बाद उसका इतना अच्छा यूज़ किया। तो एक बार बताइए सर, उन युवाओं के लिए जो भ्रमित हो जाते हैं इन सोशल साइट पे, कुछ दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपसे अच्छा यूज़ शायद ही किसी ने किया होगा इन सोशल प्लेटफॉर्मों का सर। देखो, आज तकनीकी का ज़माना है और ये हमारे टाइम पे नहीं था। आपके हाथ में आज पावर है, आप उससे अच्छा भी सीख सकते हैं और बुरा भी सीख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मुझे सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम लगा एक आदमी तक पहुंचने का। मैं जिन लोगों को मैं नहीं जानता था वो लोग मुझे जानते हैं। आज मैं बहुत जगह जाता हूँ तो मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ और वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि आप मेरे सोशल मीडिया में आप मेरे फ्रेंड हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पास समय इतना होता नहीं है कि मैं बहुत कम समय होता है सोशल मीडिया में, थोड़ा बहुत देखा फिर उसमें ज़्यादा मैं किसी को लाइक नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप लोगों का जो लाइक और कमेंट्स में मुझे मिलता है, ये मुझे ऊर्जा देता है। मेरे को सोशल कामों को करने के लिए यही मेरा एक टॉनिक है जो कि आप देते हैं, और इसी से मेरे अंदर ऊर्जा भरती है और मैं इस तरह के सामाजिक कार्य करता हूँ। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद आप सभी का मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। और सर क्योंकि आपने बात की लोगों के कमेंट्स की, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ जब भी समय मिलता है, क्योंकि लेकिन आप एक काम करना नहीं बोलते हैं, उन कमेंट्स को लाइक करना नहीं बोलते हैं सर आप। और ख़ास करके जो आपका एक कोट होता है उसमें गॉड ब्लेस यू करके, तो आप मैंने अमूमन उस चीज़ को देखा है। और मैं जो हमारा ये वीडियो जब जाएगा सब लोगों तक जाएगा, तो मुझे आशा ही नहीं सर, पूरी उम्मीद है कि लोग आपके इन कार्यों को और बारीकी से जानेंगे सर। फिर सर हम विषय पे आते हैं। विषय अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक चमचमाता बास्केटबॉल कोर्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, और अमूमन इस तरह का जो कोर्ट काफ़ी कम देखने को हमको मिलते हैं। एक बार आपको सर से ही बात करवाएंगे कि सबसे पहले तो सर ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि किस तरह से इस ग्राउंड के निर्माण में किस तरह से उनकी तरफ से पहल हुआ। हालांकि ये जो अभी आप जो काम देख रहे हैं चारों तरफ, ये काम सर के प्रयासों के द्वारा जब बात जो हमारे शासन प्रशासन स्तरीय जो काम होते हैं, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगेगा, कोई व्यक्तिगत रूप से कितना अमाउंट खर्च करेगा, तो सर से ही जानेंगे कि सर उसके बाद की जो यात्रा के बारे में जानेंगे कि जब धीरे धीरे लोगों की आंखों में और कानों तक ये बातें जाने लगी कि भाई श्रीकोट में एक व्यक्ति है संजय कुमार फौजी करके, जो शनि मंदिर का निर्माण जिसने करवाया है संयुक्त रूप से मिलके, और एक बहुत बड़ा उसमें सर हाथ है जो आपने जो गायों को उसमें आपने जो जिसे हम गढ़वाल में पींडा कहते हैं, जो चावल वगैरह इकट्ठा करके और उन बेसहारा गायों को जो लोग छोड़ देते हैं, उससे शायद जो गौ माता की कृपा रही। अभी भी हालांकि आप गौ सेवा में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। अभी आजकल तो नहीं हूँ मैं, आजकल मैं थोड़ा यहाँ पे शुरुआत, हाँ चलो उसको शुरुआती में जोड़ देते हैं। तो शुरुआत में सर जो 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 वो रहा था उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वो शुरुआती दौर था आपका। और मुझे जब से मैं आप जुड़ा रहा हूँ आपने वो चीज़ें सोशल मीडिया में शेयर करनी शुरू की थी शुरुआत में। हाँ, जब मैं शनि मंदिर का निर्माण किया था तो उस दौरान जो शनि मंदिर में चावल और दाल यहाँ पे जो आती थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि इस अनाज का क्या उपयोग किया जा सकता है, तो उस दौरान मैंने इन दोनों चीज़ों को मिला करके उसमें नमक डाल करके एक पिंडा तैयार किया था, जिनको कि मैं गायों को खिलाता था। और ये रूटीन मेरा बहुत समय तक रहा, लगभग 3-4 साल तक मैंने ये रूटीन किया। उसके बाद कुछ ऐसे गरीब परिवार मेरे संपर्क में आए जिनके पास खाने के लिए थोड़ा सा किल्लत हो रही थी, क्योंकि परिवार उनका इस तरह का था कि उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इस तरह से गांव के बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको कि मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इस शनि भगवान की कृपा से उन परिवारों में उनका भरण पोषण किया जा रहा है। तो अब वो वाला, क्योंकि गाय तो
अनाज भी खा लेती है और जो चारा है ये भी खा लेती है। हाँ, और सारी भी व्यवस्था है, लेकिन इंसान तो अनाज ही खाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपना ये रूट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। और आज ये जो अनाज आता है ये गरीब परिवारों में जाता है, वो लोग ले जाते हैं इसको। बिल्कुल सर। और आपने कहा कि आप गरीब परिवारों को, तो अब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोच किस तरह से हो सकती है। तो ग्राउंड के बारे में अभी तक जो हमने बात की, जिस तरह से सर ने उसके बारे में बात की, शुरुआती दौर के बात की, लेकिन चूंकि संघर्ष बहुत लंबा है और उस संघर्ष, आप देख सकते हैं कि सर के हाथ में एक फ़ाइल भी है और उसमें कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। सर ने बिल्कुल उसको स्पेशली इसलिए लाए हैं क्योंकि दरअसल जो संघर्ष की जो कहानियाँ होती हैं, और ख़ास करके जब हम सरकार से जब किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया, अभी हम आएंगे इस बात पे भी, फ़ंड पे भी बात पे आएंगे, कि जब लोगों ने इसके लिए धीरे धीरे फ़ंड शुरू किया, तो सर को लगा कि यार अगर इसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाए, अगर इसमें हमारे जो नीति नियंता इन्वॉल्व हो जाए, तो ये इस फील्ड में चार चांद लग जाए। तो सर से ही जानेंगे। सर, ये जो फाइल है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने तत्कालीन, क्योंकि आप बता रहे थे, आप ही ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत बताएं सर। हाँ, मैं करता हूँ सर, आप बताइए। ये 2014 में, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं, वो काम सरकार तभी उस काम को करेगी जब वो दिखता है। जी सर। तो 2014 में उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो इस ग्राउंड को बनाने के, इसको एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए उनको मैंने 2014 में 18/2/14 को एक लेटर दिया था, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, और इस लेटर के बाद जो है, ये जो लेटर है आप देख रहे हैं, ये युवा कल्याण विभाग से मुझे लेटर आया था। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि आप जो है भूमि संबंधी दस्तावेज जो है हमें दीजिए, और हम ताकि इस जो आपने शुरुआती लेटर भेजा था सर, इसका उत्तर आया? हाँ, इसका उत्तर आया ये कि आप भूमि संबंधित दस्तावेज जो है हमारे कार्यालय में जमा कराइए, तो तब हम इस पे आगे कार्रवाई करते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एसडीएम महोदय को लेटर दिया था भूमि से संबंधित के लिए, कि वो जो है यहाँ के लिए जो है भूमि दे, ताकि यहाँ पे स्टेडियम बनाया जा सके। इसके लिए उस समय प्रधान थे राजेश्वरी रावत, श्रीमती राजेश्वरी रावत। हाँ, उनके द्वारा जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया गया। और जो यहाँ पे, क्योंकि ये ज़मीन महिला वन पंचायत की भूमि थी, तो महिला वन पंचायत से भी, उनसे भी यहाँ पे एनओसी ली गई, क्योंकि यहाँ पे कोई वन तो था ही नहीं। तो तब जा कर के उन्होंने भी इसके लिए अनापत्ति दी। तो तब उस दौरान जो है तहसील के द्वारा जो है हमारे को यहाँ पे एक भूमि से संबंधित जो है हमें जो है दस्तावेज दिया गया, क्लियरेंस दिया गया ज़मीन का। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा क्लियरेंस जो है भूमि से संबंधित है 2014 में। ये देखिए आप, ये पूरा नक्शा। हाँ, ये नक्शा, हाँ, अपनी सहमति दी थी कि हाँ, कि यहाँ पे ग्राउंड बनना चाहिए। और यहाँ पे लगभग 8 स्कूल हैं। उन स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी मैं गया था, और उन्होंने भी अपनी सहमति दी थी, क्योंकि सिरकोट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे 8 स्कूल हैं। और जब इन स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो बहुत दिक्कत होती है, उनको उन प्रतियोगिताओं को कराने के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। और उस दौरान आप देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जेएनटीआई एक मात्र ग्राउंड था यहाँ पे, लेकिन वो ग्राउंड शहर के बीच में होने की वजह से उस ग्राउंड का बहुत उद्देश्य तरह से उसका उपयोग किया गया। चाहे वो खेल के लिए लीजिए, चाहे मेला आयोजन के लिए ले लीजिए, चाहे किसी नेता की जनसभा के लिए ले लीजिए, चाहे वो शादी के लिए लीजिए, चाहे वो आप कॉकटेल पार्टियाँ, हाँ, ये सब चीज़ें, हाँ। तो यहाँ सिरकोट में एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसके लिए पूरा जो है कागजी कार्रवाई, बिना कागजी कार्रवाई के हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो ये 2014 के दस्तावेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि एक जियो आया था कि नदी के 200 मीटर के रेंज में होने की वजह से कोई जो है निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। इसकी रेंज कितनी होगी लगभग? रेंज तो उतना ही है लगभग, लेकिन
पर्पस भी दूसरा है बिल्कुल। हाँ, और कि हम तो उसमें कोई ये कंस्ट्रक्शन कोई मकान इस और तरह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना था, इसमें सिर्फ इसकी चारदीवारी होनी ग्राउंड थी। सेट के उद्देश्य हाँ, से। बाकी ऐसा आप देख लीजिए, इसमें ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ इस ग्राउंड की चारदीवारी हुई है। बिल्कुल सर। हाँ, तो आज ये बन गया है और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा माननीय मंत्री श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि आपके पास मैंने अपनी बात रखी, एक पीड़ा रखी इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, तो आपने उस पीड़ा को समझा है और सहयोग किया है। और आज उसका नतीजा ये है कि रेलवे के द्वारा ये ग्राउंड आज हम सभी के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो सका है। बिल्कुल सर। अभी फिर हमने फ्रेम बैकग्राउंड में आपको कुछ दूसरा दिख रहा होगा, और बार बार हम बैकग्राउंड इसलिए भी बदल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड बना है, इसके चारों तरफ का जो वातावरण है और इसके चारों तरफ का जो व्यू है वो बिल्कुल मन मोह लेने वाला है। हालांकि इस ग्राउंड का जो ये वाला दृश्य है, ये इसको बनाने में जो संघर्ष सर ने किया है उसकी कहानी भी हम अभी फाइल के माध्यम से आपको बता रहे थे कि किस तरह से सर ने जो शासन प्रशासन स्तरीय कार्य होते हैं जिनको करना पड़ता है, लिपिबद्ध करना पड़ता है उनको कागजी कार्रवाई, क्योंकि आपके पास एक प्रमाण ऐसा होना चाहिए कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं देख रहा था कि लगभग 27 जो संस्थाएँ हैं सर, जो 27 संस्थाएँ हैं उनके ओपिनियन में पढ़ रहा था, और सब ने बेहतरीन कोट्स लिखे हैं सर आपके लिए, ग्राउंड के बारे में लिखे हैं। तो सर इन संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि किस तरह से इन संस्थाओं ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। ये ओपिनियंस लेने का मेन कारण ये था कि आने वाले समय में बहुत सी, क्योंकि ये जो काम है ये ऐसा छोटा काम नहीं है, बहुत संघर्ष इसके लिए करना पड़ा। और विदेश में ये हस्ताक्षर अभियान होता है, जब वहाँ पे कोई काम वहाँ की जनता को पसंद नहीं आता है तो वो उसके बरखिलाफ़ करने के लिए, बरखिलाफ़ जाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान को करते हैं, बड़े स्तर पे करते हैं। तो यही मेरे जहन में आया, क्योंकि ये काम, इसमें बहुत सी समस्याएं थी, जैसे कि भूमि विवाद था, तो इसके लिए ये हस्ताक्षर अभियान बहुत ज़रूरी था। आप देख रहे होंगे यहाँ सामने होमगार्ड का ऑफिस है। यहाँ वही मैं सर आपसे प्रश्न मैं आपसे कर रहा था कि इतना लंबा समय क्यों सर, 2014 और उसके बाद 2000, अभी जस्ट 1 साल ही इस ग्राउंड को बने हुए है, और वो भी आप तो 2014 से लगे हुए हैं। दरअसल इतना लंबा संघर्ष क्यों सर इस ग्राउंड के लिए? देखिए, लंबा समय तो लगना वाजिब इसलिए है क्योंकि जब तक सरकार को कोई चीज़, गवर्नमेंट को कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करेगा। जब इसका हमने यहाँ पे काम किया और एक फाउंडेशन यहाँ पे इस ग्राउंड की डाली, तो तब जा कर के रेलवे के द्वारा जो है इस पर विचार किया गया कि इस जगह को जो है स्टेडियम का रूप दिया जा सकता है। और ये रेलवे ने कोई बहुत बड़ा एहसान भी नहीं किया है, क्योंकि इस शहर में का एकमात्र ग्राउंड जेएनटीआई ग्राउंड था, जिसको कि आज रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया है, और श्रीनगर की जितनी भी खेल गतिविधियां हैं सब पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया है। तो इतने लंबे समय तक अगर रेलवे उस ग्राउंड को अधिग्रहण करता है तो उसके एवज़ में रेलवे को ये ग्राउंड देना ही देना था, और इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। और जब बार बार प्रयास किए गए और उनको यहाँ पे दिखाया गया, माननीय मंत्री जी को के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया गया है, तो तब जा कर के ये कार्य हुआ है। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे कि आप जानना चाह रहे थे, इसमें हस्ताक्षर अभियान जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि सामने आप देख रहे होंगे होमगार्ड है, और होमगार्ड के द्वारा यहाँ पर लगभग 23 मीटर बाय 90 मीटर की भूमि उनके द्वारा यहाँ पे अधिग्रहण की गई थी। हालांकि उनके द्वारा भी कागजी कार्रवाई उन्होंने सरकार के से ज़मीन मांगी है, लेकिन सरकार ने अभी उनको ज़मीन नहीं दी है। लेकिन जब तक ज़मीन नहीं दी है उससे पहले उन्होंने जो है उस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया था, तो जो कि सही नहीं था। आज ये अगर ये स्टेडियम भी बना है तो ये भी सरकार के लिए की ज़मीन है और सरकारी तौर पे है, और अगर कल होमगार्ड को भी अगर ये ग्राउंड नहीं बनता और उससे पहले उनको दिया जाता तो वो भी सरकारी तौर पे था। तो ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए किया गया कि
ये जो ग्राउंड है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो नियम के अनुसार होती है। एक स्टेडियम की जो ट्रैक होता है, जो एथलीट का जो ट्रैक होता है, जो 6 लाइन ट्रैक होता है, उसका एक वो है माप है उसका। तो अगर वो माप के अनुसार नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो 6 लाइन ट्रैक वो जहाँ इनकी ज़मीन अतिक्रमण की गई थी वहाँ इसका 6 लाइन ट्रैक आ रहा था। ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए किया गया कि कल को अगर मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे युवा खेलों से वंचित हों। हमारा भविष्य जैसे कि आप देखते होंगे कि ये 5 जनपदों का सेंटर प्लेस है श्रीनगर, लेकिन यहाँ पे जब फ़ौज की भर्ती होती हैं तो हमारे बच्चों को कोटद्वार जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि अभी पीछे जो भर्ती हुई थी 2-3 साल पहले की बात, अभी तो लगभग 3 साल से तो भर्तियाँ अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो भर्ती हुई थी वो आखिरी भर्ती थी जिसमें कि लैंसडाउन के पास एक गाड़ी गिरी थी, जिसमें कि एक लड़का भी उसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह के इंसिडेंट ना हो और हमारे बच्चों को यहीं पर ही जो है सुविधाएं मिले, इसलिए इस ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी था। और इस प्रयास को आज इतने आप कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से आपने प्रयास किया। हाँ, इसमें भूमि संबंधी विवाद बहुत थे, बहुत सी समस्याएं थी। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस अपने राह से भटकता हूँ तो ये आगे के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए ये मेरा जो संघर्ष था ये काफ़ी लंबा समय तक चला है और लगभग आज 10 साल हो चुके हैं इस संघर्ष को चलते चलते। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हम सबको मिला है। बिल्कुल सर। और जिस हिसाब से एक मिनट, कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से इसके संघर्ष की बात की और फिर से मैं जब हमने आपका इंट्रोडक्शन लिया तो उसमें हमने एक बहुत बड़ी बात की थी कि 21 सालों की देश सेवा फ़ौज में। और मुझे लगता है सर जो आपके अंदर जो संघर्ष आया है, जो आपके अंदर जो आप ट्रेंड हैं उस तरह के उस चीज़ के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए अगर कोई आम व्यक्ति होता आपकी जगह तो शायद ही वो यहाँ पे टिकता। आप जैसा आप अडिग रहे यहाँ पे और आपने उस तरह आपने संघर्ष किया और उस तरह से आप, क्योंकि एक है कि सत्य की जो राह होती है कठिन ज़रूर होती है, सत्य की राह हमेशा आपको सीधी नहीं मिलेगी, लेकिन जीत एक दिन ज़रूर मिलेगी और उसका आपका फल दिख रहा है कि जिस तरह से ग्राउंड तैयार हुआ है। सर आपने JNTI की बात कही जी, जो गवर्नमेंट का हमारा एकमात्र ग्राउंड था श्रीनगर, और इतना बड़ा शहर होने के साथ ही, लेकिन सर क्यों जो हमारी सरकारें हैं, जो लोकल बॉडीज़ है हमारी, क्यों नहीं लगता उन्होंने कि ग्राउंड की हमें सबसे सख्त आवश्यकता होती है। आप पदकों को लेकर तुलना ज़रूर करते हैं, चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, कॉमनवेल्थ गेम्स में आप उनकी तुलना ज़रूर करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर तो आपने भी बात की, तो क्यों ज़रूरी है सर ग्राउंड की, एक ग्राउंड? अभी आप ग्राउंड इसलिए ज़रूरी है, अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट कॉमनवेल्थ हम सबके सामने है। तो इस कॉमनवेल्थ गेम में उत्तराखंड का बिल्कुल कोई नाम आपको? लक्ष्य सेन सर, एक लक्ष्य सेन, जिसने जो है बैडमिंटन में गोल्ड जीता है ना। और सिर्फ इतने बड़े उत्तराखंड से अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही लक्ष्य सेन ही आगे आया है तो ये बहुत दुख की बात है। रोक रहा हूँ सर आपको यहाँ पे, ये लक्ष्य सेन जो है कि अगर वो शायद पहाड़ के परिवेश से गया हुआ बच्चा होता तो तब भी वो वहाँ कम्पीट नहीं कर सकता सर। उस बिल्कुल हाँ, ये मैं मानता हूँ। ये हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और हम श्रीनगर को ही इसका उदाहरण कहते हैं। आप श्रीनगर JNTI मैदान को मैं समझता हूँ बचपन से जानते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा इस बारे में कि इस श्रीनगर मैदान ने कितने खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पहुंचकर यह पदक ला करके इस श्रीनगर को गौरवान्वित किया है। आपकी नज़र में है कुछ? बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ा प्रश्न और जायज़ प्रश्न है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक सर नहीं है मेरी दृष्टि में, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी सर। तो ये पीड़ा मेरे जहन में रही है और आज इस पीड़ा ने, जब ये इतना बड़ा शहर श्रीनगर शहर में ये पीड़ा हो सकती है तो उत्तराखंड के और क्षेत्रों में
भी हो सकती है। ये क्षेत्र तो बहुत विकसित क्षेत्र है, श्रीनगर का क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे अन्य के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे भी अगर इस तरह की समस्या है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये दुख है और ये पीड़ा मेरे जहन में रही है। मैंने कहा ना कि मैं एक एथलीट रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट में ज़्यादा वो रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। गांव-गांव में क्रिकेट होते हैं, लेकिन एक वो भी समय था 2014-15 के समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे गांव के बच्चे छोटे छोटे गांव में क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे और यहाँ पे क्रिकेट का आयोजन नहीं होता था। ये पीड़ा मेरे दिल में थी। हमने 2015 में यहाँ पे बॉलीवुड टूर्नामेंट करवा करके यहाँ पे खेलों की शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार भागों में यहाँ पे जब ये ग्राउंड बना, ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड जिसको कि काफ़ी लोगों के सहयोग से और खुद के प्रयास से एक लेबर की तरह इस ग्राउंड में काम किया है। ये जो जगह आप जो देख रहे हैं, हमारे प्रयास से इस ज़मीन को 160 मीटर बाय 90 मीटर इसको बनाया गया था, समतल किया गया था और उसके बाद लगभग 23 मीटर बाय 90 मीटर जो कि होमगार्ड की तरफ से ऑक्यूपाई किया गया था, उस ज़मीन को फिर इसको समतल किया गया। यहाँ पे भूमि संबंधी काफ़ी विवाद थे। इस सी ग्राउंड के मध्य में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति को 5 नाली भूमि आवंटित की गई थी, तो उस दौरान उन्हें भी इस ग्राउंड की उपयोगिता के बारे में समझाया गया और उस समिति ने भी जो है, क्योंकि ये जो काम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा था, ये उन्होंने भी सराहा है और उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने पूरी समिति ने इसके लिए एनओसी दी है और तब जा कर के ये यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है। रेलवे के द्वारा इस ग्राउंड को स्टेडियम बनाने के लिए 190 मीटर की रिक्वायरमेंट रखी गई थी, लेकिन मानक तय कौन करता है? खेल विभाग तय करता है मानक? देखिए साहब, जो भी खेल के जो मानक होते हैं, चाहे वो ट्रैक हो, इसके ट्रैक अगर 6 लेन ट्रैक है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वो निर्धारित होती है, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसलिए 180 मीटर तो इसको होना ही होना था, क्योंकि अगर 180 मीटर से अगर कम ये जगह होती तो यहाँ पे ये एथलीट के लिए तैयार नहीं हो पाता, गतिविधियाँ नहीं हाँ। हो सकती। लेकिन रेलवे के द्वारा जो 190 मीटर जो उनके तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक, हाँ। अच्छा अच्छा सर, आपका ये कहना है कि अभी उस रिक्वायरमेंट तक ये ग्राउंड नहीं पहुंचा है? नहीं बनाया गया। अब तो ये ग्राउंड बन चुका है, तो इसकी लंबाई 181 मीटर इसकी लंबाई है अभी मौजूदा समय में। ठीक, हाँ। 180 बाई ये 180 बाई 145 मीटर कहीं पर है और कहीं कहीं पे 165 मीटर भी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर ने इसका ब्रीफ किया और जो ग्राउंड की जो एक मानक के तहत होता है, क्योंकि शायद उस समय, और सर इसका कारण जान सकता हूँ मैं कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया? किस चीज़ मतलब आप बोल रहे हैं कि 190 मीटर तक क्यों नहीं पहुँच पाया हो? ये 190 मीटर इसलिए नहीं पहुंच पाया कि होमगार्ड ने फिर उसके बाद जो है जो 10 मीटर जो ज़मीन थी वो नहीं दी, तो इस वजह से फिर नहीं हो पाया फिर। ठीक सर, आपने बिल्कुल उसके बारे में बता दिया कि किस तरह से इसके ज़मीन को लेकर जो संघर्ष किया गया, और आपने एक शिल्पकार, जो प्रादेशिक शिल्पकार समूह एक संस्था थी जो बीच मैदान में थी, और किस तरह से उस संस्था को भी, और जी सर द्वारा बताया गया। जी सर, स्कूल के बारे में आप? हाँ, यहाँ पे स्कूल ने भी जो है स्कूल को भी जो है ने भी अपने यहाँ पे भूमि को
कुछ अधिग्रहण कर लिया था। हालांकि उन्होंने जो है फिर आपसी सामंजस्य बना करके इस भूमि को क्योंकि ये स्टेडियम बच्चों के लिए बन रहा है, स्कूल भी बच्चों के लिए है और स्कूल का मकसद भी बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। तो शिक्षक बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है इसमें अपना योगदान दिया है और सहयोग दिया है और तब जा कर के ये जो है ये स्टेडियम पूर्ण रूप से बन पाया है। बिल्कुल सर। और स्कूल लगा उस स्कूल को कि जहाँ हम विद्या का जो हमारा मंदिर है उसके साथ साथ खेल की गतिविधियाँ कितनी आवश्यक हैं। और आपने एक और मेरा ये प्रश्न उठेगा सर कि आपकी इस संघर्ष यात्रा में आपकी जो संघर्ष यात्रा रही है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे, जिन्होंने अभी हम फंड की भी बात करेंगे कि आप जो इससे पहले हालांकि यहाँ पे सरकार के द्वारा जो फंड निकलेंगे आपने व्यक्तिगत तौर पे आर्थिक रूप से काफ़ी करना ही पड़ता है सर, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं सर। देखो भैया, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या किया है, तन से मन से धन से यहाँ पे काम किया है और तन मन धन का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन आर्थिक तौर पे लगभग आज तक कम से कम मैं 3 लाख रुपए में जो है इस ग्राउंड में लगा चुका हूँ। हालांकि इस तरह की सर ने मुझे पहले भी कहा था, लेकिन मुझे कि इस तरह के जो व्यक्तिगत प्रश्न, लेकिन मुझे एक व्यक्ति सर ने शुरुआत में बात कही कि तन मन और धन। जब हम स्कूल में सर जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब नारे लगाते हैं तो एक वो होता है कि देश की रक्षा कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो वो जो नारा है वो आपने सिद्ध किया है और इस तरह से आपके जो संघर्ष यात्रा है, कुछ लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ सर मैं कि कौन से लोग हैं जो शुरुआत से लेकर 2014 से लेकर और अभी तक आपकी यात्रा में इस संघर्ष की यात्रा में आपके साथ खड़े हैं। मुझे बहुत लोगों ने सहयोग दिया है, जिनकी कि मेरे पास पूरी लिस्ट है। अगर मैं उनका मैं चाहता भी हूँ कि मैं उनका जो है एक बारी नाम लूँ, मुझे थोड़ा सा आप समय देंगे तो। बिल्कुल। और इसमें बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये जो काम किया गया है, अगर उन लोगों का इसमें नाम नहीं आएगा तो ये एक अधूरा सा एक वो रह जाएगा। और हमने बात की थी शुरुआत में, जब सर हमको ये फ़ाइल दिखा रहे थे तो सर ने शुरुआत में उस फाइल में जैसे कि उन्होंने बताया कि कहाँ से हमने किस किस को हमने शासन स्तर पर पत्र भेजे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सर ने जिस व्यवस्थित ढंग से जो लोगों द्वारा जो मदद की गई है, किस तरह से कहाँ से जो फंड आया, तो सर शायद उसको हमको भी बताने जा रहे हैं। जी सर। मैं बताना चाहूँगा इसमें सबसे पहले गणेश गोदयाल जी द्वारा जो है 1 लाख रुपये की धनराशि दी गई। फिर मोहन काला जी द्वारा 1.5 लाख रुपये की धनराशि, पुरुषोत्तम बंगाली स्वीट शॉप से जो है 75,000 रुपये मिले, विजय त्रिवेदी द्वारा 5,000 रुपये मिलेंगे, प्रदीप तिवारी द्वारा जो है 10 दिन ट्रक की सेवा दी गई, राम सिंह रावत द्वारा 6 दिन जेसीबी की सेवा दी गई, राहुल बिष्ट द्वारा जो है 4 दिन जेसीबी सेवा दी गई, जगदीश भट्ट द्वारा 1 दिन की जेसीबी सेवा दी गई, मनोज जोशी द्वारा 2 दिन ट्रक की सेवा दी गई, भरत सिंह रावत द्वारा 1 दिन ट्रक की सेवा दी गई, बीरबान चौहान जो चौहान इलेक्ट्रॉनिक हैं उनके द्वारा 5,000 रुपये की धनराशि दी गई, सुशील कुमार बिस द्वारा 1,000 की धनराशि दी गई, सुनील चंद्र सोनी जी द्वारा जो है 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, ब्रिजमोहन मेहवाड़ जी द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, लोकेश पुंडीर इंजीनियर हैं रेल विकास में, उनके द्वारा भी 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, भूपेंद्र सिंह नेगी शिक्षक हैं, इनके द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, गणेश चंदोला द्वारा 3 घंटे की जेसीबी की सेवा दी गई, राकेश रौथान ग्राम मुसोली से हैं, इनके द्वारा 2,000 के धनराशि दी गई, कैलाश सेमवाल एसआई उत्तराखंड पुलिस, इनके द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, सूरवीर सिंह चौहान उत्तराखंड पुलिस 3 लेबर की इनके द्वारा दिए गए 1 दिन, और राहुल कपूर जो कि रोटरी क्लब से हैं, आपके द्वारा 3,000 रुपये की धनराशि दी गई, प्रशांत नौटियाल द्वारा 2,500 रुपये की धनराशि दी गई, मुकेश रावत जी द्वारा 500 रुपये की धनराशि दी गई, नीरू भंडारी सिरकोट उनके द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई, महेश जोशी श्रीनगर
उनके द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। हरीश आर्या सिरकोट गंगानाली 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। माही देवीसी जो कि रोज जोधपुर राजस्थान से हैं, मेरे फेसबुक मित्र हैं, उनके द्वारा भी जो है 500 रुपये की फेसबुक की हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि किस तरह से सोशल मीडिया ने सर को मदद की है। तो गोपाल रौथान जो नवासू खेड़खाल के हैं वो भी मेरे फेसबुक में हैं, उनके द्वारा भी जो है 700 रुपये की धनराशि दी गई। रविंदर सिलवाल चौरास से हैं, उनके द्वारा 1100 रुपये की धनराशि दी गई। वरुण कपूर जी द्वारा 2100 रुपये की धनराशि दी गई। संजीव महाजन श्रीनगर गढ़वाल से 2100 रुपये की धनराशि दी गई। मुक्की भट्ट नथाना से 1100 रुपये की धनराशि दी गई। जसवंत धनाई जी द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। नवीन नेगी नैथाना चौरास से 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। भूपेंद्र बिष्ट जी द्वारा 1,900 रुपये की धनराशि दी गई। इसके अलावा दयाल सिद्धा सिरकोट गंगानाली 1,100 रुपये की धनराशि दी गई। वासुदेव कंडारी जी द्वारा 2,100 रुपये की धनराशि दी गई। हिमांशु बोगणा भक्तियाना जो कि सभासद भी है, उनके द्वारा 2,000 रुपये की धनराशि दी गई। जगदीश पंत सिरकोट गंगानाली 2,100 रुपये की धनराशि दी गई। देव जोशी आपके द्वारा 1,100 रुपये की धनराशि दी गई। सुरेश गैरोला जी द्वारा 500 रुपये की धनराशि दी गई। महावीर प्रसाद नोटियाल जी द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। संजय मेवाड़ द्वारा 2,000 रुपये की धनराशि दी गई। प्रदीप चमोली जेसीबी का ये समय समय पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है जेसीबी दी है इन्होंने, तो ये भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। जगदम्बा प्रसाद पांडे इनके द्वारा 2,000 रुपये की धनराशि दी गई। बीसी बडोनी जी द्वारा 3,000 रुपये की धनराशि दी गई। मकर सिंह नेगी जी द्वारा 1,100 रुपये की धनराशि दी गई। शक्ति उनियाल जी द्वारा 2,100 रुपये की धनराशि दी गई। सुनील गोस्वामी भक्त्याना आपके द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। भरत कर्नाटका 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। KN पोखरियाल ये मेरे फेसबुक मित्र हैं, इनके द्वारा 1,100 रुपये की धनराशि दी गई। और सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों के छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पे श्रमदान दिया गया है। उन बच्चों का मैं बहुत आभारी हूँ, और आभारी हूँ उनके माता पिता का जिन्होंने अपने बच्चों को ये जो काम उनके द्वारा किया गया है, उन्होंने अपने किसी भी अभिभावक ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो मैं सभी का आभारी हूँ। और धारी देवी मंदिर समिति द्वारा इस मैदान को बनाने के लिए 20,000 रुपये की धनराशि उनके द्वारा भी दी गई है। तो ये ऐसे कड़ियाँ हैं जिनकी वजह से इस ग्राउंड का फाउंडेशन रखी गई है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हमने बात की थी सर ने कि हम चाहते थे कि इन लोगों का नाम इसलिए भी आए क्योंकि पहल करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन यदि आप पहल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि साथ देने वाले लोग आपके साथ में हैं। और उसका प्रमाण है सर ने जिस हिसाब से जो लिस्ट बताई है अभी किस तरह से, और 1 रुपया भी, क्योंकि अगर आप सामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं और उन सामाजिक गतिविधियों में 1 रुपये की भी राशि अगर कोई दान करता है तो वो एक बहुत मोटिवेटेड होती है सर। हाँ, ये हालांकि मैं जो भी राशियां हैं ये बहुत बड़ी राशियां हैं, उनसे बहुत काम किया गया है, एक नींव रखी गई है, और जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। बिल्कुल सर, और हम धीरे धीरे करके मैं नहीं चाहता हूं कि जो सर का संघर्ष रहा है इस ग्राउंड के प्रति, जो उनका शुरू एक ध्येय रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें एक भी पॉइंट मिस हो। बात करेंगे सर, एक और विषय पे हम बात करेंगे, खेल कल्याण समिति के बारे में हम बात करेंगे कि आपके द्वारा एक खेल कल्याण समिति है जो शायद रजिस्टर्ड समिति आपके द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, 2017 में मैंने खेल कल्याण समिति का गठन इसलिए किया कि मैं इस ग्राउंड के पत्राचार के लिए मुझे एक लेटर पैड की ज़रूरत थी, और मैं अकेला व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कुछ भी अपनी आवाज़ को उठाता तो शायद उस पर अमल ना होता। तो इसलिए एक संगठन को बनाना मुझे लगा, और मुझे एक लेटर पैड चाहिए था, इसलिए इस खेल कल्याण समिति को गठन किया गया। उसका रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पौड़ी गढ़वाल से किया गया है, और आज खेल कल्याण समिति के माध्यम से इस ग्राउंड में जो भी बच्चे खेलते हैं उनको सामूहिक रूप से यहाँ पे सामान भी दिया जाता है। बिल्कुल, हम आएंगे उस पॉइंट पे भी कि किस तरह से सर ने उस खेल कल्याण समिति के माध्यम से जो सामान है वो उपलब्ध कराए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी सर। खेल कल्याण समिति का एक मोटो है कि वो बच्चों को हर खेल में प्रोत्साहित करना चाहती है, और विशेषकर एथलीट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इस खेल कल्याण समिति को गठन करना मेरा एक सपना था। जिस तरह से इस ग्राउंड का सपना है, उसी तरह से इस ग्राउंड से इन बच्चों को आगे भेजना भी मेरा एक सपना है। तो खेल कल्याण समिति के माध्यम से मैं विशेषकर एथलीट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हमारे बच्चे वो अपने
कदमों के बलबूते पे इस गढ़वाल का नाम, इस पौड़ी जनपद का नाम और इस उत्तराखंड का नाम पे वो जो है का नाम रोशन करें और हमें गौरवान्वित करें, पदक लाएं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर। और जब आप ये बात कर रहे थे सर, तो जिस तरह से गूज़बम्प मेरे शरीर में हो रहे थे कि लग रहा था कि आदमी जोशीले तरीके से, और सर जो ध्येय आपका है, जिस मोटिव से आप निकले हैं, जिस राह पे आप निकले हैं, मैंने अभी बात की थी कि सत्य की राह थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन आप उस उद्देश्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब सर धीरे धीरे हम, क्योंकि आपने शुरुआत में संघर्ष की बात की, अब हम धीरे धीरे अब इस पे आ रहे हैं कि अब उद्देश्य को लेकर आपने लगभग तो बातें कर दी कि मेरा उद्देश्य, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो खेल की गतिविधियां इस मैदान में किस तरह की खेल की गतिविधियां हैं, और ये भी बात करना चाहते हैं हम कि ये अब जो ये खेल मैदान है, ये किसके द्वारा संचालित हो रहा है और ये इसका संचालन कौन कर रहा है? अभी ये जो ग्राउंड बन गया है, इसको रेलवे के द्वारा बनाया गया था, और अब रेलवे के द्वारा रेलवे ने खेल विभाग को के हैंडओवर ये ग्राउंड कर दिया है। आने वाले समय में खेल विभाग के द्वारा और खेल कल्याण समिति के द्वारा भी यहाँ पे बहुत से गेमों को, खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा, बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो युवा हमको देख रहे हैं सर, और जो युवा अब इस वीडियो के माध्यम से आपको जानेंगे कि कई, वैसे आपसे अनभिज्ञ कोई है नहीं खासकर, लेकिन क्योंकि हमारा जो वीडियो जाएगा वो व्यापक स्तर पर जाएगा, जो युवा आपको देख रहा है और ख़ास करके स्थानीय जो देख रहा है, वो चाहता है कि वो अपने खेलों में, मैं इस खेल में आगे बढ़ूँ और देश का नाम, जिस तरह से आपने कहा कि वो देश का नाम, पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा करें, तो उनके लिए क्या किस प्रकार से वो प्रतिभाग करें और किस तरह से वो जुड़े हैं आपसे? हमारा एक खेल कल्याण समिति का पेज है जो कि हिंदी में लिखा गया है, खेल कल्याण समिति। आप उस पेज को से जुड़े, उसको फॉलो करें, और खेल कल्याण समिति के माध्यम से जो भी खेलों की अपडेट होगी, कौन सा खेल कब किया जा रहा है, कब होना है, ये सारी अपडेटें उसमें मिलेंगी। इसके साथ ही खेल विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पे खेल आयोजन किए जाएंगे, उसकी भी अपडेट जो है उसमें मिलेगी। मौजूदा समय में अभी खेल विभाग के द्वारा ये स्टेडियम उनके अधीन हो चुका है, और खेल विभाग के द्वारा यहाँ पर वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट के कोच यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं। धीरे धीरे बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो उन कोच से संपर्क कर रहे हैं। अच्छा सर, रोक रहा हूँ आपको। ये जो कोच की बात की आपने, मैंने देखा था आपके फेसबुक में, और दीपक चमोली और एक जगमोहन रावत जी हैं, दोनों ही मैं व्यक्तिगत रूप से, चौधरी हैं। अच्छा जी, तो दोनों जो इसमें क्रिकेट में और जो फुटबॉल में जुड़े हैं, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, दोनों ही मजे हुए हैं। तो वो जो कोच निर्धारित किए, उसके बारे में फिर विस्तृत बताइए कि किसके द्वारा वो कोच निर्धारित किए गए हैं? ये उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता के अनुसार खेल विभाग ने एक विज्ञप्ति निकाली थी, और उनकी योग्यता के अनुसार उनको नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है सर कि अभी हम संघर्ष की बात कर रहे थे, उसके बाद अब हम नतीजों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अब इम्पैक्ट पड़ा है आपके संघर्ष का, और एक मूर्त रूप दिखा है इस फील्ड का, और इस फील्ड के धीरे धीरे अब इसमें गतिविधियां होंगी, खेल गतिविधियां होंगी, और उन खेल गतिविधियों के साथ साथ जो युवा प्रतिभाशाली युवा हैं, जो हर फील्ड में, एथलीट के क्षेत्र में, जैसे सर का मुख्य फोकस है कि वो एथलीट के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनसे जुड़े खेल मैदान के उनके जो उनका कल्याण समिति का जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसके माध्यम से आप उनको व्यक्तिगत रूप से आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी घटना है। और शुरुआत में जब आपने संघर्ष की कहानी सुनी होगी, तो अब आप जो सुखद एहसास है, जो सुखद क्षण आपको मिल रहा है कि अब यहाँ पे कोच भी नियुक्त हो चुके हैं। दरअसल ये ऐसी स्थिति में नहीं था, और हर चीज़ के लिए संघर्ष रहता है। फिर से अब सर हम, क्योंकि अब हम लगभग हमने हर विषय को लेकर चेंज कर सर चलते हाँ, मैं वही बोलूँ कि आप खुश आ जा। जैसे धीरे धीरे सर, क्योंकि अब हमने शुरुआत में बात की है, आपने शुरुआत से बात की, अब हम चाहते हैं कि हम वाइंड अप करें, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी जानने हम दर्शक चाहते हैं कि वो उन प्रश्नों का भी जवाब मिले। एक तो सबसे बड़ी बात सर कि इस मैदान को लेकर जो आपने एक सपना संजोया था, जो सोचा था आपने कि ये मैदान ऐसा होगा, क्या वर्तमान स्थिति में जो रेलवे द्वारा जो कार्य किया गया है, आप उससे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं? मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह लगता है उन अधिकारियों पे
जिनके निर्देश पे ये काम किया गया है। ये प्रश्न चिन्ह लगता है उन अधिकारियों पे जिनको कि अनुभव नहीं है। उनको आज की डेट में जिन्हें अनुभव नहीं है वो अनुभव गूगल से आज सोशल मीडिया पे सब कुछ नज़र आता है। तो यहाँ पे बहुत सी कमियां हैं जो कि मैं आपके संज्ञान में भी डालना चाहूँगा कि हम एथलीट के लिए, मैं विशेषकर मेरा जो मेरी सोच है वो मैं ये है कि मैं एथलीट में बच्चों को प्रमोट करूं। लेकिन यहाँ पे जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया गया और जो काम नहीं करना था उसे ज़बरदस्ती किया गया। सर और रोक रहा हूँ आपको, हम इसलिए इस विषय पे उठा रहे हैं क्योंकि देखिए कमियां निकालना बहुत आसान है सर, लेकिन चूंकि हम इसलिए मैदान में आए हैं क्योंकि हम उसका साक्षात दर्शन भी करा दें कि किस तरह। मैं चाहता हूँ कि हिमांशु जी आएँ और उस ट्रैक के पास हमको ले जाएँ। तो जी हाँ सर, बात कर रहे थे कुछ जो चीज़ें हैं जिनसे सर नाखुश हैं और उनमें से सबसे बड़ी जो कमी सर को दिख रही है और जो सर ने हमको बताई, तो ये जो आपको ट्रैक दे रहे हैं सर, इस ट्रैक के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, ये देखो, एथलीट के लिए सबसे ज़रूरी होता है ट्रैक का होना। और आप देखिए ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक जिसको कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए था, इसमें घास। अच्छा सर, ये एक बार आप ट्रैक जो हमको दिख रहा है, ट्रैक वो है कि जो घास से दब चुका है। आप एक बार ट्रैक भी दिखा दीजिए आप। ये ट्रैक आप जो देख रहे हैं, ये वाली पट्टी देख रहे हैं आप इसकी। जी हाँ, ये वाली। अच्छा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक बना हुआ है वो जो आपको मिट्टी वाला पोर्शन दिख रहा है वो नहीं, उसके साथ साथ वहाँ तक है जहाँ तक सर हैं जी। यहाँ तक जो ट्रैक है जिसको कि पूरा खुला होना चाहिए था जी, और ये पूरा स्पेस जो है, जितना भी स्पेस है, ये पूरा क्लीन दिखना चाहिए था। इसमें घास नहीं होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े पत्थर भी आपको इसमें बीच में दिखाई देंगे। बिल्कुल पत्थर भी कल की डेट में अगर हम बच्चों को दौड़ाएंगे तो बच्चे इस पे इंजर्ड हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, घास में उनके मोच आ सकती है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पे हो सकती है। मैं ट्रैक से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये काम उनको जो ये इसमें घास लगाई गई है ये बिल्कुल गलत लगाई गई है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये जो लाइट है, जो यहाँ पे मेन फ्लड लाइट लगाई गई है, जो बीच में लगाई गई है, ताकि ये सर फ्लड लाइट का मुख्य उद्देश्य ये है कि रात में भी खेल हो सके शायद। हाँ, हो सके, लेकिन ये इस तरह के जो लाइट होती हैं वो स्टेडियम की लाइट नहीं होती हैं। ये लाइटें चौराहे पे लगती हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में भी आपको इस तरह की लाइट देखने को जो ये एलईडी लगाए गए सर, मतलब वो एक स्टेडियम के लिए नहीं है, मतलब नहीं है। और इसको बहुत गलत तरीके से लगाया गया है। इसको अभी स्टेडियम के इसके बीच में लगा दिया गया है, जबकि ये किनारे किनारे होनी चाहिए थी ये लाइटें। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से ग्राउंड को छोटा किया गया है। आप लोग ये भी बात कर, आप लोग अब हमने जो कमियां निकालेंगे, शायद आपका एक हमारे प्रति एक परसेप्शन बनेगा कि हम कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत से एक ग्राउंड के जब घर बनता है सर, जब आप व्यक्ति एक घर बना रहा है और शुरुआत से अगर उसमें कुछ कमियां पेशियां होती हैं तो कमी निकालने का अधिकार भी उसी को होता है। तो मेरे हिसाब से, और ये केवल कमियां निकालने नहीं, सुधार की जा सकती हैं। हाँ, ये कमियां भी निकाली गई थी उस दौरान, लेकिन इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। शायद उन्हें लगा होगा कि मुझे इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं फ़ौज का आदमी हूँ। मुझे ग्राउंड मेरा जो है हमने हमेशा ग्राउंड में ही नौकरी की है और ग्राउंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। और एक एथलीट होने के नाते बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड के बारे में जानकारी भी रखता हूँ। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल जिस तरह की आपने केवल कमियां निकालने वाली बात नहीं की है बल्कि उसका सॉल्यूशन भी दिया है। और एक और सर के जो लगा सर को कि जिस तरह हमने शुरुआत में बात की कि सर क्या आप सेटिस्फाई हैं, तो सर को जी सर अलावा ये एक बहुत बड़ी कमी आप देखिए, कोई भी यहाँ पे जो वॉलीबॉल जो बच्चे खेलते हैं, जो वॉलीबॉल के बारे में जानकारी रखते हैं, किसी भी वॉलीबॉल ग्राउंड के जो बाउंड्री होती है उस पर सीमेंट की पट्टी नहीं होती है। ये तो देखिए आप, ये सीमेंट की पट्टी जो है इसके चारों तरफ से लगाई गई हैं। हाँ, पूरे चारों तरफ। इसमें बच्चा, कोई भी जो खिलाड़ी है वो इसमें इंजर्ड हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। दूसरा, इसके अंदर रेत डाला गया है। ये रेत इस तरह के जो कोर्ट बनाए जाते हैं वो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं और समुद्र का हमसे दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। तो हम ये खेल कभी खेलते ही नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती इस खेल को खिलाया जा रहा है।
बिल्कुल। तो ये भी यहाँ पे जो वॉलीबॉल का कोर्ट है ये बिल्कुल गलत बना है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर, और आपने कुछ कमियां बताई सर। एक एक और मैं चाहता हूं कि हम केवल, क्योंकि आपके द्वारा एक ग्राउंड बनाया गया है शुरुआत में, आपके द्वारा ही ये तैयार किया गया और आपने एक कल्पना सोची होगी, इसीलिए आप अब सर इनका सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा काम केवल कमियां निकालना नहीं है, दरअसल हम चाहते हैं कि क्यों आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार इससे जुड़े हैं, तो सॉल्यूशन और कौन इसको सॉल्व करेगा? हाँ, इस चीज़ के बारे में अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जो खेल अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आए थे, और उनके संज्ञान में भी ये बात जो है दी गई है, लाई गई है, और निश्चित तौर पे वो इस विषय पे काम कर रहे हैं कि उनके अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने इस ट्रैक को सही करने के लिए लिखा गया है। और इस स्ट्रीट लाइट, ये जो स्ट्रीट लाइट ही है, मैं तो इसको स्ट्रीट लाइट कहूँगा क्योंकि ये स्टेडियम की लाइट नहीं है, इस लाइट को भी चेंज करने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है। और ये जो वॉलीबॉल का कोर्ट बना है, ये भी जो है इन्होंने अपने जो उनकी रिपोर्ट है उसमें इसको चेंज करने के लिए कहा गया है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, क्योंकि ये जितना भी पैसा इसमें खर्च किया गया है, ये भारत सरकार का पैसा था, हमारा पैसा था। इस पैसे का जो दुरुपयोग जो किया गया है, उससे मुझे पीड़ा है। बिल्कुल सर, और पीड़ा उसी व्यक्ति को होती है जिसने एक एक रुपये इकट्ठा किया है इस मैदान के लिए। इस उनके स्वप्न का एक मैदान है और उसके लिए अपनी रातों की नींद उड़ाई है, और इसीलिए सर का जो दर्द है उन्होंने आपके सम्मुख रखा। अब सर, अब धीरे धीरे, अब क्योंकि ये जो मैदान है, अब आपने कहा कि खेल जो विभाग है उसके अंतर्गत होगा, अब किस तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होंगी? अभी आने वाले समय में, अभी तो आजकल बरसात है तो इसमें से नहीं हो सकता है, और थोड़ा सा ट्रैक भी सही नहीं बना है। अभी इस ट्रैक को बनाने के लिए शीघ्र ही खेल विभाग इस पर काम करेगा, और ट्रैक क्लीन होने पे खेल कल्याण समिति यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर की एथलीट मीट चैम्पियनशिप यहाँ पे करवाने जा रहा है। और इसके लिए इस डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में जितने भी खिलाड़ी होंगे उन सभी तक ये बात पहुँचाई जाएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने अच्छे बेस्ट प्लेयर हैं, और उन्हें यहाँ से निकलने के बाद जो बच्चे जो है उसमें चैम्पियनशिप बनेगा, उनको हम आगे भी पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें जो है राज्य स्तर तक और फिर उसके बाद नेशनल स्तर तक उनको पहुँचाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। जी सर। सर हिमांशु तो क्लोज करना, और सर अब तो मैं चाहता हूँ हिमांशु से कि यहाँ पे एक रूम दिया गया, हालांकि बहुत कंजेस्टेड रूम है, लेकिन इस रूम में देख सकते हैं आप कि एक व्यक्ति की सोच किस तरह से हो सकती है। तो सर को मैं फ्रेम में लूँगा कि सर इसके बारे में बताएं। जी सर। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, जो ये जितना भी खेल का सामान है, ये जो भी बच्चे यहाँ पे सामूहिक रूप में खेल खेलते हैं उनको ये सामान दिया जाता है। सुबह भी दिया जाता है और शाम को भी दिया जाता है, जो कि निःशुल्क दिया जाता है। खेल कल्याण समिति जो चाहती है कि बच्चे हमारे मोबाइल से हट करके और खेलों में अपना समय दें, अपना शारीरिक जो उनके खेल हैं, जो भी उनको खेल पसंद है, वो उस खेल में जिस भी खेल में वो रुचि लेते हैं वो उसमें आगे बढ़ें। तो यही सोच करके यहाँ पे सभी खेलों के उपकरणों को यहाँ पे रखा गया है, खेल संसाधन रखे गए हैं। जी सर। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि केवल सर हवाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ केवल हवाई बातें करते हैं कि किस तरह से उनका द्वारा काम किया गया है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो दिखता है। अब आप देख सकते हो, अभी मैं सर से ये भी जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो ये सामान है ये किसके द्वारा यहाँ पे लाया गया है। आपकी जो समिति है, शायद क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो स्टम्प्स हैं, जो क्रिकेट के स्टम्प्स हैं और जो अन्य सामान पे, उन पर खेल कल्याण समिति लिखा है। तो जी सर। खेल कल्याण समिति लिखा हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये सारा मैनेजमेंट जो है ये मुझे खुद ही करना होता है, और ये पैसे का जो है कहाँ से, मतलब क्या चीज़ हो रही है, ये मेरा खुद का मैनेजमेंट है कि इस तरह के सामान को यहाँ पे रखा गया है, और मैं खुद ही ये बच्चों को ये सामान देता हूँ। शाम के टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत से बच्चे जो यहाँ से जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें मैं ये एक सामान देते हुए भी दिखता हूँ कि मैं लगभग 5 बजे से लेकर के और रात 8 बजे तक उनको ये, जब तक उनका खेल समाप्त नहीं होता तब तक मैं भी यहाँ पे बैठा रहता हूँ, और सुबह 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक मैं यहाँ पे ग्राउंड में होता हूँ। तो जो भी बच्चे सामान लेते हैं वो खेलने के बाद
जो है यहाँ पे सामान जमा कर देते हैं। जी सर, और प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से सर बात कर रहे हैं कि और यहाँ पे एक जो ये दरवाज़ा लिखा गया है, इस पे अगर इसको ऊपर ये बंद करें तो यहाँ पे सर एक संपर्क सूत्र भी लिखा गया है। शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यदि अगर सर उपलब्ध ना हो तो अगर उनको उन जो यहाँ पे युवा हैं, युवा साथी हैं, खेलने के उत्सुक हों या उनको आवश्यकता हो सामग्री की, तो शायद सर यही है कि फ़ोन करें आपको और आप जहाँ भी हों सामान के लिए देने के लिए उपस्थित आपको होना ही पड़ेगा। ये भी है इसका मकसद, और इसका मकसद ये भी है कि कभी बच्चे बहुत सा सामान जो है जमा कर देते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कभी नहीं रहता हूँ, तो सामान दे करके मैं ग्राउंड में मैं भी घूमने लग जाता हूँ, तो वो बच्चे मुझे सामान देने के लिए भी मुझे कॉल कर लेते हैं कि हम सामान रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये संपर्क सूत्र इसलिए भी लिखा गया है कि उन्हें सामान लेना हो या रखना हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जी सर, और व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, जो मैनेजमेंट स्पष्ट दिखाई देते हैं, और क्योंकि अगर वैसे किट भी है इसमें, ये सब सामान इसमें यहाँ पे। तो एक बार मैं अंदर ही जाके आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे जो वॉलीबॉल्स रखी गए हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल्स, और बहुत ये सर कुछ ये नेट भी यहाँ पे रखा गया है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि सर से मुझे डांट पड़े, क्योंकि ये व्यवस्था सर ने बनाई हुई है, इसलिए मैं उसको निश्चित जगह पे उसको रख दूंगा। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैडमिंटन के जो रैकेट हैं, और ये इस तरह से स्किपिंग करने के लिए ये जो क्या बोलते हैं सर, हाँ स्किपिंग, ठीक है। और ये क्रिकेट किट है, बिल्कुल, ये बैट भी यहाँ पे बहुत सारे और कॉन्स भी हैं यहाँ पे, कौन जो वॉलीबॉल है, जी जी, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे। और एक छोटे से यहाँ पे स्टंप्स भी रखे गए हैं। एक छोटे से इस जगह को किस तरह से उसका यूज किया जाए, ये हमको इस कमरे को देखने में सर, ये जो इसकी बात की गई है, जो कमरा आपको दिया गया है, ये आप कह रहे हैं कि क्या ये दिया गया खेल जो खेल जो विभाग है उसके द्वारा आपको? खेल विभाग का मकसद ही खेलों को प्रोत्साहित करना होता है, और खेल कल्याण समिति भी खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए खेल विभाग के द्वारा ये एक छोटा सा, हालांकि कमरा नहीं है ये, लेकिन ये एक डिज़ाइन था, लेकिन इसको कमरे की शेप दे दी गई है, एक छोटा सा स्टोर रूप में। तो ये मुझे उनके द्वारा जो है सहयोग के रूप में दिया गया है। जी सर, और बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम सर के माध्यम से खेल विभाग का, कि वो भी अब इस सर के साथ आकर ऐसी व्यवस्था बनाने में सर का साथ दे रहे हैं। और ये बैक साइड है, आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है इस पूरे स्टेडियम का, पीछे का व्यू है। अब चूँकि जी सर, इसमें दो टॉयलेट भी बनाए गए हैं, एक जेंट्स बनाया गया है और एक लेडीज़ बनाया गया है। और आने वाले समय में अभी, क्योंकि खेल विभाग के द्वारा अभी इसका चार्ज लिया गया है, तो वो अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अभी बहुत जल्दी यहाँ पे लाइट की सुविधा हो जाएगी, और पानी की सुविधा होने पे ही यहाँ पे जो टॉयलेट अभी तक बंद थे, वो टॉयलेट भी जो है खुल जाएंगे। बिल्कुल पानी होना आवश्यक है, और शायद सर का कहना है, और सर ने आश्वस्त किया है कि जो जल्दी जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो रह गई हैं जो व्यवस्थाएं, वो पूर्ण होने जा रही हैं। और जो है इसमें टॉयलेट, ये बाथरूम और टॉयलेट हम आपको इसके पीछे का दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, अभी है तो अभी बंद है ये। जी जी जी, हाँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक लेडीज़ टॉयलेट बनाया गया है जी, और एक जेंट्स टॉयलेट बनाया गया है। और उस तरफ से एक कमरा शायद, हाँ, वो इसमें दो वाटर कूलर भी बनाए गए हैं, ठीक, जिनमें कि एक इस साइड लगाया गया है, एक उस साइड लगाया गया जो एक मैदान की रिक्वायरमेंट होती है सर, उस हिसाब से। हाँ, खिलाड़ियों को जिस भी तरीके से, चाहे उन्हें पानी पीना हो, चाहे उन्हें बाहर टॉयलेट वगैरह के लिए जाना हो, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और जैसे ही पानी का कनेक्शन होता है और बिजली का कनेक्शन होता है, तो ये सारी सुविधाएं सुचारू हो जाएंगी। तो सर ये कहना, अभी मैं जितना भी मैंने अभी आपको, क्योंकि जिस बारीकी से आपने इस स्टेडियम को अभी भी समझाया है, शुरुआत में तो आपने समझाया ही है, लेकिन जिस तरह से आप, तो क्या इसकी देखरेख के लिए खेल विभाग द्वारा आपको अप्रोच किया गया है? नहीं, मुझे अप्रोच तो नहीं किया गया है। पिछले लगभग 3 महीने से मैं खुद की जवाबदारी पे इस ग्राउंड को संचालित कर रहा था, क्योंकि बच्चे बनने के बाद सर? हाँ, क्योंकि ग्राउंड बनने के बाद जो है रेलवे के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बच्चे बाउंड्री को कूद करके आ रहे थे, तो उससे नुकसान हो रहा था। यहाँ पे बाउंड्री भी एक जगह पे टूट गई है, तो इसलिए मैंने खुद जो है उनसे कहा है कि भाई, आप अगर जवाबदारी नहीं लेते हैं तो मुझे जवाबदारी दे दीजिए, मैं अपने स्वयं की जवाबदारी पे इसको संभालूंगा। और पिछले 3-3.5 महीने से मैं जो है इस ग्राउंड को देख भी रहा हूँ, मैं इस स्टेडियम को देख रहा हूँ मैं अपने। बताइए कि किस तरह से यहाँ पे अभी लोग किस तरह से यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, जो स्थानीय युवा हैं? स्थानीय युवा सुबह 5 बजे से लेकर के और लगभग
8 बजे तक यहाँ पे अपना, चाहे वो फ़ौज की हो प्रैक्टिस हो, चाहे वो खुद के खेल के लिए है, वो यहाँ पे सुबह के टाइम पे रहते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो फिलहाल इस तरह की यहाँ पे खेल विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई। अब जाते जाते हम बाहर के जो पोर्शन पे आ चुके हैं, जो ये आप देख रहे हैं मुख्य गेट, यहाँ से मुख्य गेट है, उसके बाद यहाँ से बाहर। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे दिखी, एक पार्किंग, शायद पार्किंग बनाया गया सर। हाँ, ये पार्किंग बनाया गया है, लेकिन हमने इस पार्किंग का थोड़ा सा सदुपयोग किया है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। तो अभी तक वो ग्राउंड में खेल लेते, तो उनको एक सही ढंग से वो खेलें। उन्हें कितने सर वो हालांकि सर एक इंडोर गेम है, लेकिन फिर भी अभी इंडोर के लिए भी हमने जो है डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स को हमने एक लेटर दिया है खेल कल्याण समिति के माध्यम से। लेकिन जब तक वो व्यवस्था बनती है, तो जो बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं उनको एक कोर्ट के अंदर अगर वो खेलेंगे तो उन्हें जो है अपने खेल का अनुभव होगा। तो यहाँ पे सर ने मुझे बताया कि मार्किंग की गई है सर के द्वारा और ये लगाया गया है। और ये मूव वाले स्टैंड है कि इनको आप कहीं पे भी जो है मूव करके इनको लगा सकते हैं। बिल्कुल, उसका वेट निकाल के सर ना। हाँ, इनका वेट निकाल करके आप कहीं पे भी इनको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति ने शुरुआत की, एक कल्पना, एक सपना देखा, एक स्टेडियम का सपना देखा, और उस सपने में केवल अपने आप को नहीं देखा, अपनी उपलब्धियों को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि उसको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, उसको प्रचार मिलेगा, उसके 4 फॉलोअर बढ़ेंगे। उस व्यक्ति ने एक ऐसा सपना देखा कि वो स्टेडियम बने, और उस स्टेडियम के माध्यम से जो युवा अब सर ने बात की कि जो युवा अब मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी फ़िज़िकल गतिविधियाँ कम हो चुकी हैं, वो अपनी फ़िज़िकल गतिविधियों पे वापस लौटे। और उसके लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी, जो सर को लगी, सबसे बड़ी नीड जो लगी, वो लगी एक मैदान। अब चूँकि हम बहुत एक हमारा विस्तार पूर्वक ये सर के साथ एक चर्चा हुई, एक व्यक्ति जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से पिछले कई सालों से, कई दशकों से, एक दशक से लगा हुआ है, उस व्यक्ति को, हालांकि आप सब लोग उनसे विज्ञ हैं, जानते भी हैं उनको कि किस तरह से उन्होंने, और आप इस इंटरव्यू में आप देखेंगे, साक्षात्कार में आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने बारीक से बारीक इसकी बात बताई, कमियां ही नहीं निकाली, बल्कि उन कमियों को किस तरह से सही किया जा सकता है, वो उसके बारे में बताया। अब हम मुख्य गेट पे हैं सर। हम क्लोज करें इस पूरे इंटरव्यू को, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे जो व्यक्तिगत रूप से एक टीस मिली स्टेडियम के बाहर में, और हर कहीं जब काम होता है तो एक जो शुरुआत में एक बोर्ड सा लगता है, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिसके भगीरथ प्रयासों से, आपको एक पुरानी जो कहानी है कि भगीरथ के जो पिछले जो लोग थे, जिन्होंने उसके पूर्वज थे, जब वो जो उनका मोक्ष के लिए जब काम करते हैं, नाम अंतिम में भगीरथ का आता है गंगा के लिए, तो क्या आप वो भगीरथ बन पाए सर? क्योंकि जो नाम वहाँ पे लगे हैं, बोर्ड पे जो लगे हैं, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से सेटिस्फाई नहीं। और मेरे जैसे जो कई लोग हो जो आपको चाहते हैं, जो आपको आपका नाम वहाँ पे देखना चाहते, तो सर उसमें इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। खामोश रहने का अपना ही मज़ा है, नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। ऐसा नहीं है कि और भी वार्डों में रेलवे के द्वारा काम हुए हैं, लेकिन वहाँ पे संबंधित सभासद के नाम लिखा गया है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी सर, और सर ने अपने कुछ ही बहुत बड़े सबका हमारा एक जो पूरा विस्तार है, उसको सूक्ष्म रूप से सर ने कह दिया है कि जो नींव के पत्थर हैं वो भोला नहीं करते। और जी हाँ, लेकिन वो नींव का पत्थर हमको दिखाई देता है। हम गौरवान्वित हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने समाज सेवा को रास्ता चुना। और आपको एक और बात मैं बता दूं, एक बहुत गर्व की बात हमारे लिए है कि सर को जो भारतीय दलित साहित्य जो एक संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देती है ऐसे सामाजिक गतिविधियों को, तो उनके द्वारा सर को डॉक्टर फेलोशिप जो नेशनल अवार्ड है वो सर को मिला है। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा हम, क्योंकि अब हालांकि हम वाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अंत में हम चाहते हैं कि ये भी लोगों तक जाए। हाँ, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा भारतीय साहित्य दलित अकादमी का, कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ से चुना, और आप एक ऐसी संस्था हैं जो कि समाज में
ऐसा नहीं है कि वो किसी जाति विशेष को सम्मानित करती है, वो हर व्यक्ति विशेष को जो समाज में अपना योगदान देता है, समाज के लिए अपना योगदान देता है, उस व्यक्ति को सम्मानित करती है। और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो वहाँ पे पुरस्कार उनको सम्मान जो है देती है। और सर ये मेरी व्यक्तिगत राय में ये आपका सम्मान नहीं है, हम सबका सम्मान है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति और आप, मैं चाहता हूँ कि अभी ये आपके लिए शुरुआती दौर है और हम आपको काफ़ी ऊपर देखना चाहते हैं, अनेक स्थानों पे आपको देखना चाहते हैं। एक लास्ट में सर एक वाइंड अप सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, और शायद ये सवाल मेरे दिमाग में शुरुआत से था। सर, सेना में नौकरी करना आसान है कि समाज सेवा करना आसान है? सेना में नौकरी करना आसान है, समाज सेवा करना, अगर आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपसे खुश होंगे और आप उस सामाजिक काम को बहुत अच्छे ढंग से कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस कार्य में भी कदम कदम पर बहुत से मुझे जो है ऑब्स्टिकल्स मिले हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी जब भी ऑब्स्टिकल्स मिले हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए जो है एक प्रेरणा भी मिली है और मेरा मन जिद्दी भी हुआ है। और जब तक जिद ना हो तब तक कोई काम होता भी नहीं है। बिल्कुल, जीवन में जिद बहुत आवश्यक है। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार फौजी जी, जो कि जिनका विस्तृत साक्षात्कार हमने आप तक पहुंचाया। और मैं दरअसल सर के साथ इतना पूरा ये इंटरव्यू करने के साथ मुझे इसलिए झिझक भी नहीं हुई कि मेरा सौभाग्य रहा है कि 2017 में सर के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला था। मैं सर के सानिध्य में मैंने काम किया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस तरह से उनके अंदर लीडरशिप है और किस तरह से वो काम करने की उनके अंदर क्षमता है। तो सर, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अंत में, और आपने कीमती समय निकाला अपने समय में से, क्योंकि आज लगभग हम 12 बजे से यहाँ हैं, तो 4 बजे का समय आसान नहीं होता सर। मुझे लग रहा था कि काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो बात जब निकल के आती तो दूर तक जाती है और काफ़ी समय लगा। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद तो मैं आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके मुझे समय दिया। समय लगना भी जायज़ है, क्योंकि 10 साल का समय को हम जो है क्षणिक समय में उसका सारांश नहीं निकाल सकते हैं, तो इतना समय भी वाजिब था। मैं आप दोनों सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझ नाचीज़ को यहाँ पे समय दिया है। धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी का। और आपने देखा कि किस तरह से, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस तरह से कुछ ऐसे व्यक्तियों को आप तक लाएं जो समाज में बहुत अच्छा करें, और बहुत अच्छा नहीं, उत्कृष्ट कर रहे हैं। और हालांकि सर ने मुझे पहले कहा कि नेम और फेम के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है केवल और केवल उनको लगा है कि जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है, एक मैदान की आवश्यकता थी, आज सर ने उस पर पूर्ण, आप देख सकते हैं अंत में मैं दिखाऊंगा कि खूबसूरत ये मैदान, और कल्पना है ये संजय कुमार फौजी की, और वो कल्पना आज 2014 में जो उन्होंने एक सपना देखा था वो पूर्ण हुई है 2022 में। हालांकि जो अभी रह सह गई जो उनकी जो अभी यहाँ पे काम होंगे वो होंगे। और मैं, अगर ये मेरा वीडियो शासन प्रशासन या अन्य जो हमारे विधायक या अन्य तक जाते हैं, मेरी स्थिति में ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं सर को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आगे हम उनको और ऊपर तक देखें, और शायद मेरी अपेक्षा रहेगी, मैं उनको बड़े राजनीतिक पद पे भी देखना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आप सबका कि आप सब हमारे साथ जुड़े। कैमरे के पीछे थे हिमांशु पांडे जी, और मैं हूं कुलदीप सिंह रौतान। धन्यवाद।